हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम मैथ्स में हाई लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। सीजी व्यापम में जिस प्रकार के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा लेवल अप किया है। मैंने आपसे कहा था कि मैं हाई लेवल की सीरीज लेकर के आऊँगा, तो उस सीरीज का आज ये पहला सेशन है। CGPSC में मैथ्स का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है आपने देखा, और CG व्यापम में भी कुछ लेवल हाई कर रहा है, तो हम दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला सेशन है हाई लेवल क्वेश्चन की सीरीज का। तो उसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है नंबर 1 कि यदि सुराही P में दूध और पानी का 40 लीटर मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। देखो, दूध और पानी का मैंने क्या करता हूँ, मिल्क और वाटर, दूध और पानी का 40 लीटर मिश्रण में 4:1 के अनुपात में है। मतलब मिल्क कितना है 4 रेशियो, वाटर कितना है 1 रेशियो, टोटल कितना है 40 लीटर है। टोटल है 40 लीटर और यहाँ पर 4:1 है। इसका मतलब यहाँ टोटल कितना रेशियो है, तो 5 रेशियो है। ऐसा बोल सकते हैं कि 5 रेशियो जो है यहाँ पर एक्चुअल में वो किसके बराबर है, तो 40 लीटर के बराबर है। तो 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, तो 8 लीटर के बराबर हो जाएगा। 1 लीटर किसके बराबर, 8 लीटर के बराबर। इसका मतलब मिल्क कितना है, तो 8 चौके 32 लीटर तो मिल्क है और 8 लीटर कितना है, वाटर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन जितना डाटा हमें अभी दिया गया है उसको मैंने थोड़ा सा उतार लिया कि अगर मिल्क और वाटर के रेशियो में 4:1 का रेशियो है, तो एक्चुअल में मिल्क जो है 32 लीटर है और वाटर कितना है 8 लीटर है। सिंपल, यहाँ तक तो सभी कर सकते हैं। आगे सुराही क्यू में, ये जो भी चल रहा था सुराही पी की बात थी, अब सुराही क्यू में आते हैं। सुराही क्यू में दूध और पानी का 20 लीटर मिश्रण है। टोटल कितना है 20 लीटर और रेशियो कितना है दूध और पानी का 3:1। मतलब कि मिल्क और वाटर 3:1 में है। टोटल कितना रेशियो हो गया 4 रेशियो। टोटल 4 रेशियो 20 लीटर के बराबर है, तो 1 रेशियो 5 लीटर के बराबर है। तो मिल्क कितना है इसमें 15 लीटर है, पानी कितना है इसमें, तो 5 लीटर है। ये हो गया। अब सुराही पी से 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और सुराही क्यू में डाला जाता है। मतलब कि यहां से हम 10 लीटर मिश्रण लेंगे और सुराही क्यू में डालेंगे। फिर सुराही क्यू से 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और वापस पी में डाला जाता है। उसके बाद यहां से हम 10 लीटर मिश्रण लेंगे सुराही क्यू से और वापस डालेंगे किसमें, सुराही पी में। तो इस प्रकार से सुराही पी में अंतिम मिश्रण जो होगा उसमें कितने प्रतिशत पानी है, पानी का प्रतिशत बताना है। ये हुआ एक अच्छा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिए थे। दोनों में 40 लीटर 20 लीटर मिश्रण था, उसमें मिल्क कितना है वाटर कितना है पी में, क्यू में मिल्क कितना है वाटर कितना है हमने निकाल लिया। अब सुराही पी से 10 लीटर मिश्रण को हमें निकालना है। चलिए निकालते हैं। देखो टोटल कितना है, यहाँ पर टोटल कितना है 40 लीटर, हमें निकालना कितना है 10 लीटर। टोटल है 40 लीटर, निकालना है 10 लीटर। बात को समझो, 10 लीटर 40 लीटर का कितना हिस्सा है, 10 लीटर 40 लीटर का 1/4 हिस्सा है कि नहीं, तो बिल्कुल है। 40 लीटर का 1/4 कितना होगा, मतलब 1/4 कितना होगा 10 लीटर। अब देखिए, कभी भी अगर एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं आपको मैं, एक बाल्टी में पानी है। अब कुछ दिन पहले होली का त्यौहार था तो उससे रिलेट करता हूं। आपने चूड़ी रंग लिया, पानी में मिक्स कर दिया, अच्छे से घोल दिया, एक समान रूप से वितरित हो गया वो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, उसमें से 1 गिलास पानी बाहर निकालूंगा, तो जो बाल्टी में जो मिश्रण होगा, चूड़ी रंग और पानी का जो अनुपात होगा, उस एक गिलास में मैंने अगर पानी निकाला है तो उसमें जो चूड़ी रंग और पानी का अनुपात होगा 1 बराबर होगा। अगर हम एक समान रूप से वितरित कोई भी सॉल्यूशन हो, कोई भी मिश्रण हो, कुछ भी हो, कोई भी मिक्सचर हो, उसमें अगर हम कुछ बाहर निकालते हैं तो समान अनुपात में बाहर निकलता है। ठीक है, इसलिए क्या मतलब होगा इसका, अगर मैं 10 लीटर निकाल रहा हूं, इसका मतलब मैं उस मिश्रण में से 1/4 भाग निकाल रहा हूं, तो यहां पर पानी का 1/4 भाग भी निकलेगा कि नहीं, बिल्कुल निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी से मतलब है हमें यहाँ पानी को लेकर सॉल्व करना है। तो 8 लीटर का 1/4 भाग निकलेगा टोटल मिश्रण के साथ। अगर मैं टोटल 10 लीटर मिश्रण यहाँ से निकाल करके क्यू में डाल रहा हूँ, तो पानी उसमें कितना निकलेगा 8 लीटर का 1/4। टोटल का 1/4 निकला है, तो इंडिविजुअली वाटर का भी 1/4 भाग निकलेगा। समान अनुपात में बाहर निकलता है कोई भी चीज। तो 8 लीटर है, इसका 1/4 कितना होगा, 8 लीटर का 1/4, 8 × 1/4। 8 लीटर का 1/4 कितना लीटर, 2 लीटर। 8 लीटर का 1/4 2 लीटर होता है। यहां से मैं यहां डाला, ये अपना 40 लीटर था, यहां से 10 लीटर मैंने इसमें मिलाया, तो 20 + 10 टोटल कितना मिक्सचर हो गया 30 लीटर हो गया।
अब देखिए यहां से 2 लीटर आया, पहले पानी कितना था सुराही क्यू में 5 लीटर था, 2 लीटर आकर के यहां मिक्स हो गया। तो अब सुराही क्यू में पानी का प्रतिशत छोड़ो, अब सुराही क्यू में पानी कितना लीटर है तो 7 लीटर है कि नहीं? सिंपल है। सुराही पी में पानी पहले कितना था 8 लीटर का, जो मैंने बाहर निकाला हूं, पहले 8 लीटर था, 10 लीटर बाहर निकाला, मतलब 1/4 बाहर निकाला, तो पानी भी 1/4 बाहर निकलेगा। 1/4 बाहर निकला मतलब कितना बाहर निकला 2 लीटर बाहर निकला। तो यहां 2 लीटर पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, 5 लीटर 2 लीटर 7 लीटर। यहां पहले 40 लीटर था, 10 लीटर यहां दे दिया, तो यहां पहले 20 लीटर था, अब कितना हो जाएगा 30 लीटर। और यहां 40 लीटर से 10 लीटर बाहर गया है तो कम भी तो होगा, तो यहां भी अब कितना लीटर बचा है 30 लीटर। यहां 20 से 10 बढ़कर कितना हो गया है 30 लीटर। ठीक है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। फिर लिखा है फिर सुराही क्यू से, अच्छा यहां से जब 8 लीटर में से 2 लीटर बाहर निकल गया है तो कितना बचेगा, यहां पर 6 लीटर बचेगा, अभी 6 लीटर बचा हुआ है वाटर। अच्छा अब फिर सुराही क्यू से 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और पी में डाला जाता है वही बात। अब मेरे पास टोटल 30 लीटर है, यहां से मैं 10 लीटर निकालूंगा, मतलब कितना निकालूंगा, मेरे पास 30 लीटर है टोटल, इसमें से मुझे 10 लीटर निकालना है, मतलब मैं कितना निकाल रहा हूं 1/3 निकाल रहा हूं कि नहीं। 10 लीटर 30 लीटर का कितना हिस्सा है तो 1/3 हिस्सा है। क्लियर? इसका मतलब पानी भी 1/3 बाहर निकलेगा, पानी 1/3 बाहर निकलेगा, मतलब 7 लीटर का 1/3, मतलब सीधे सीधे 7/3 और आकर के 6 लीटर के साथ ऐड हो जाएगा। जो पहले 6 लीटर कहाँ से आया था तो 8 में से 2 लीटर बाहर गया था तो यहाँ 6 बचा था, अब यहाँ 7 लीटर का 1/3 भी बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 7 लीटर डिवाइड बाय 3, तो सीधे सीधे 6 + 7/3 लीटर ये बचेगा। क्लियर है? अच्छा अभी यहाँ 30 लीटर है, क्यू से पी में वापस 10 लीटर डाला गया है, इसका मतलब ये 30 से वापस कितना हो जाएगा 20 लीटर हो जाएगा। और ये जो पहले 30 लीटर हो गया था 10 लीटर निकालने के पश्चात, तो वापस 10 लीटर आने के बाद ये कितना हो जाएगा तो 40 लीटर हो जाएगा। अब कहानी क्या बनती है कि अंतिम मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी है, तो अंतिम मिश्रण में इतना पानी है। ठीक है, अब प्रतिशत निकालना है तो डिवाइड किससे करेंगे, टोटल वैल्यू कितनी है 40 पहले थी, 10 निकाले वापस 10 डाल दिए, कितनी हो गई 40 की 40 हो गई। तो हमारा सॉल्यूशन इस प्रकार से हो जाएगा 3 छक्के 18 7 25/3 डिवाइड बाय कितना टोटल, कितना प्रतिशत निकालना है तो यहाँ हमको डिवाइड बाय टोटल्स करना पड़ेगा इनटू 100। बस इसे आप सॉल्व कर दो, 25/3 × 40 × 100, 0 0 गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 25 125, 125/6, तो 125/6, 6 20 छक्के 120, 20 सही 5/6, 20 सही 5/6 प्रतिशत है। क्या है? पानी है। पानी कितना प्रतिशत 20 सही 5/6 प्रतिशत है पानी का अंतिम मिश्रण में, 20 सही 5/6 ऑप्शन सी। ये है क्वेश्चन। और अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अंडर एस्टिमेट करेंगे और ये सोचेंगे कि अब पेपर जो है जैसा हमने पढ़ा है वैसा ही देखने मिलेगा, देखिए पेपर ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ही डिसाइडिंग फैक्टर साबित होने वाले हैं। आने वाले सीजी व्यापम के जितने एग्जाम्स हैं आपको पेपर का लेवल थोड़ा बहुत तो स्लाइटली अप मिलेगा। ठीक है, तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए, जितने क्वेश्चन मैं यहाँ कराता हूँ कीजिएगा। टेस्ट सीरीज में जो लेवल रखा है मैंने सीजी पटवारी में, उसका लेवल मैंने हाई रखा हुआ है। मैथ्स के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेवल बड़ा हुआ मिलेगा, तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज दीजिए। करना क्या है, आपको भूपेंद्र मिश्रा ऐप में जाना है, क्या करना है, भूपेंद्र मिश्रा ऐप में जाना है। आपको वहां क्या क्या मिलेगा, सीजी पटवारी टेस्ट सीरीज, कितने में 249 में। क्लियर है? इसमें आपको एक फ्री टेस्ट मिलेगा और 9 रहेंगे पेड, टोटल कितने हो गए 10 टेस्ट हो गए। इसके अलावा अगर आप मेरी क्लास परचेस करना चाहते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग की, तो आपको वो मिलेगा 1499 में, मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है, इसके अलावा आप इंग्लिश चाहते हैं तो वो मिलेगा आपको 499 में। ठीक है, देखिए किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, अगर मान लो परचेस करने के रिगार्डिंग या प्राइस थोड़ा सा हाई लग रहा है, उस वक्त आप बिल्कुल बेहिचक निसंकोच होकर के इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। प्राइस हम आपके अकॉर्डिंग जितने में आपको सुटेबल हो लगा देंगे, 9329383645। तो आज की क्लास में हम हाई लेवल क्वेश्चन ही करने वाले हैं।
अब इसमें रफ करने का टाइम मैं लूँगा नहीं, मैं इसको बाद में सीधे सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं आप सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो कुत्ते एक ही दिशा में 2 और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रेलवे ट्रैक के साथ साथ चल रहे हैं। उन्होंने देखा कि उनके पीछे से एक ट्रेन आ रही है जिसने क्रमशः 90 और 100 सेकंड में कुत्तों को पार किया। एक इलेक्ट्रिक पोस्ट को पार करने के लिए ट्रेन द्वारा सेकंड में लगभग लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले अगर देखा जाए ट्रेन की लंबाई और कुत्ते की लंबाई से कंपैरिजन करें तो कुत्ते की जो लंबाई है नगण्य है, नेग्लिजिबल है। तो यहाँ क्या करूँगा मैं, हम सिर्फ ट्रेन वाले जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है केवल और केवल एक चीज़ बताया है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये आपको हर जगह काम आएगा, चाहे इजी क्वेश्चन हो, टफ हो, मॉडरेट हो। अब अगर देखा जाए ट्रेन के टाइम पे, ट्रेन वाले क्वेश्चन में जो दूरी होती है, अगर एक सिंगल ट्रेन है, अगर वो आगे एक दिशा की ओर गतिमान है, ठीक है, तो ट्रेन की जो लंबाई होती है वही दूरी होती है। तो यहाँ पर दूरी की जगह क्या लिखूंगा मैं, एल लिखूंगा। समय कितना लिया है तो 90 सेकेंड। ठीक है, पहले कुत्ते को पहला कुत्ता की स्पीड क्या है तो 2 और 4, मतलब कि पहले कुत्ते की स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर है। तो चाल कितनी हो जाएगी, जब भी एक ही दिशा में क्या लिखा गया है, कुत्ता चल रहा था रेलवे ट्रैक पे, ठीक है ना, ट्रेन पीछे से आई, इसका मतलब दोनों की दिशा क्या है, एक ही है। जब दिशा एक ही हो जाती है तो चालें क्या हो जाती है, घट जाती है। तो मैं मानता हूं कि ट्रेन की जो चाल है, स्पीड, इसको एस मान लेता हूं, एस मान लिया, और कुत्ते की जो चाल है वो कितनी दी गई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस हो जाएगा। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है 100 सेकंड में कुत्तों को पार किया, मतलब पूरा सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, अलग अलग होगा वरना। तो ये 2 है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। किससे करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर, इस प्रकार से हमें क्या मिलेगा, इस प्रकार से हमें मिलेगा 2, ये हो जाएगा 9 s माइनस 5/9 मल्टीप्लाई बाय 90 बराबर l। ये हो गया, हमको एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन क्या है कि 100 सेकंड में कुत्तों को पार कर लिया 4 किलोमीटर वाला, मतलब कि दूरी तो उतनी ही है। फिर से इसी कॉन्सेप्ट को लगाओ, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पर चाल कितनी हो जाएगी, तो पहले तो एक ही दिशा में गतिमान है, ठीक है, दूसरा कुत्ता भी उसी दिशा में गतिमान है, इसका मतलब s माइनस कितनी है चाल, 4 किलोमीटर। तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करो, 5/18। ठीक है, दूरी तो हमेशा ट्रेन की लंबाई बदलेगी क्या, नहीं बदलेगी, तो एल ही रहेगा। और समय अभी कितना लग रहा है तो 100 सेकंड लग रहा है। इस प्रकार से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18, 5 दूनी 10/9, s माइनस 10/9 इंटू 100, ये बराबर किसके हैं, एल के हैं। ये देखो इक्वेशन 1, ये देखो इक्वेशन 2, दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार से मैं इसे सॉल्व किस प्रकार से कैसे करूँगा, 90 और s माइनस 5/9 बराबर हो जाएगा 100 s 10/9, यही होगा। ठीक, यहाँ देखो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 9s और ये 9 से 9 कट जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पर 10s और ये होगा आपका 100/9। अब 10s में से 5s, 10s में से 1s कम कर दो तो यहाँ एक सिंगल s बचेगा, और यहाँ पर 100/9 माइनस 5, 9 पंचे 45, मतलब 55/9। ठीक है, ये स्पीड है, और ये 55/9 एक्चुअल में ये है क्या, कि मतलब किस में है तो मीटर पर सेकंड में है। तो स्पीड आ गई 55/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहले मैं एक एल निकाल लेता हूँ, दोनों में से किसी एक में रख करके, सेकंड में रख लो चलो, तो एल निकाल लूँगा 100, स्पीड कितनी है 55/9 माइनस 10/9, इसको सॉल्व कर लो, आपको मिल जाएगा एल। क्योंकि हमें निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, एक इलेक्ट्रिक पोस्ट को पार करने में ट्रेन द्वारा सेकंड में लिया गया समय लगभग, ठीक है लगभग, तो पहले दूरी निकालना जरूरी है। अब 100 55 और ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 55 में से 10 गया 45, 9 पंचे 45, 100 पंचे 500। इसका मतलब लेंथ कितनी है उस ट्रेन की, तो 500 मीटर है। ठीक है, लेंथ कितनी है उस ट्रेन की, 500 मीटर है। कितना समय लेगी, तो समय कैसे निकालेंगे हम, चाल बराबर दूरी बटे समय से, चाल बराबर दूरी बटे समय। खुद की लंबाई को कितने देर में पार करेगी वही निकालना है, इलेक्ट्रिक पोस्ट का वाला सवाल। एक मतलब खंबा हो, इलेक्ट्रिक पोल हो, सब में सेम यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम।
कि जहां हमें समय निकालना है सेकंड में निकालना है, हमने पहले से कन्वर्ट कर लिया है मीटर प्रति सेकंड में, सेकंड में ही निकलेगा हमारा। दूरी कितनी है, खुद की लंबाई पार करेगी 500 मीटर, ठीक है ना। चाल नीचे जाएगा, चाल कितनी है 55/9, 55/9, ठीक है। अब यहाँ से इसको काट दो, 5 11, ठीक है, 5 ये 100, 9 ऊपर जाएगा 900/11। अब 900/11 को सॉल्व कर लो तो 11 900, 11 अट्ठे 88, 2 बचा 0, 11 एकम 11, तो ये 9 बचा, 10 लगाया 0 लगाया, 81.8 सेकेंड लगभग बोला है, तो 82 सेकेंड बोल सकते हो। और यही 82 सेकेंड हमारा आंसर होने वाला है। एग्जैक्ट बोलेगा तो एग्जैक्ट भी हमने निकाला है 81.8 सेकेंड, ये लो, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये 10 वाला क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, अगर ऐसे लेवल का क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, किससे, प्रॉफिट एंड लॉस से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन में आंसर आ चुका है 82 लगभग, और अगर डेसिमल पॉइंट दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध मान अगर आ भी गया तो भी हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अनुभव सेब बेचता है। सेब की आपूर्ति में हालिया कमी के कारण वह क्रय मूल्य समान रहने के बावजूद अपने विक्रय मूल्य को दुगना कर देता है। उसे पता चलता है कि उसका लाभ 3 गुना हो गया। मूल लाभ प्रतिशत मतलब कि पहले लाभ प्रतिशत कितना था, ठीक है। तो देखते हैं कि अनुभव जो है सेब बेचता है, तो मैं सीपी, प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी और एसपी का खेल है पूरा, ठीक है। यहाँ क्या दिया गया है कि क्रय मूल्य समान रहना चाहिए, क्रय मूल्य को समान ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। मैं मान लेता हूँ क्रय मूल्य क्या है, 1 रुपये है, मान लिया क्रय मूल्य क्या है 1 रुपये है। अब क्या है कि विक्रय मूल्य को दुगना, मतलब कि मान लो पहले एसपी कितना था, x था, तो एसपी अब कितना हो गया है 2x हो गया है। विक्रय मूल्य कितना हो गया है, दुगना हो गया है, 2x हो गया है। लेकिन क्रय मूल्य क्या है, 1 का 1 ही है। क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि अनुभव सेब बेचता है, सेब की आपूर्ति में हालिया कमी के कारण, मतलब सेब की आपूर्ति में कमी तो आई है लेकिन क्रय मूल्य क्या है, समान है। वही लिखा गया है कि हालिया कमी के कारण वह क्रय मूल्य समान रहने के बावजूद, क्रय मूल्य समान ही था लेकिन उसने विक्रय मूल्य को क्या किया है, डबल कर दिया है। तो क्रय मूल्य 1 का 1 है और विक्रय मूल्य x का 2x हो चुका है, तो उसका लाभ 3 गुना हो जाता है। देखो लाभ क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताओ, x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2x माइनस 1 हो जाएगा। तो पहले जो प्रॉफिट था, ठीक है, वो कितना हो गया है, 3 गुना हो गया है। तो इसमें अगर मैं इसका 3 गुना, ये बराबर होगा बाद वाले प्रॉफिट के साथ 2x माइनस 1 के साथ, बस इतना ही। सॉल्व कर दो, 3x माइनस 3 बराबर 2x माइनस 1, 3x में 2x गया तो सिंगल x, माइनस 1 प्लस 3 मतलब कितना जाएगा ये 2, x बराबर कितना जाएगा 2। तो x की जगह अगर 2 आएगा तो मूल लाभ प्रतिशत कितना है, 1 से 2 हो गया, कितना बड़ा, 1 बड़ा, किसके रिस्पेक्ट में, प्रीवियस वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में। तो मूल लाभ प्रतिशत कितना होगा, 100% ही होगा। हो गया आंसर। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, मनोज ने 3 साल के लिए 18% साधारण ब्याज की पेशकश करने वाली एक योजना में x रुपए का निवेश किया है, जबकि अश्वरुण ने 3 साल के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करने वाली एक अन्य योजना में 2x माइनस 3000 रुपये का निवेश किया है। यदि मनोज द्वारा अर्जित ब्याज वरुण द्वारा अर्जित ब्याज से 261 रुपये अधिक है तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो मनोज ने 3 साल के लिए 18%, देखो हम जानते हैं साधारण ब्याज में P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100 ये है। इसका मतलब ये है यहाँ राशि कितनी हमारी x रुपये है, ठीक है। दर कितना है 18% है, ये भी ठीक है। समय कितना है 3 साल के लिए है, मतलब x का 54% अगर हम निकाल लेते हैं, ठीक है, 54/100 बोलो इस प्रकार से, या तो x का 54% बोलो, एक ही मतलब है। तो जो x का 54% होगा वही होगा मनोज द्वारा अर्जित ब्याज। ये क्या है, मनोज द्वारा अर्जित ब्याज ही तो है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। अश्वरुण ने 3 साल के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करने वाली एक अन्य योजना में, अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 10% है। देखो थोड़ा सा एक और चीज, 10% चक्रवृद्धि ब्याज है, हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कहीं आता है तो सक्सेसिव लगाते हैं।
तो सक्सेसिव रो वाला भी बनता है और डायरेक्टली एक फॉर्मूला वाला जो है वो भी बनता है। अब यहाँ पर हमको रो वाले से ज़्यादा फायदा किस में मिलेगा, हमको मिलेगा वो जो बेसिक फॉर्मूला होता है। अगर 2 साल के लिए होता, मान लो थोड़ा चीज़ों को समझो, अगर मान लो 2 साल के लिए होता तो क्या करते हैं सक्सेसिव में 10 + 10 × 10 डिवाइड बाय 100, इसका मतलब 10 10 20 और 1 21। अगर बोला जाता कोई राशि x है तो x का 21%, मतलब कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल के लिए, तो डायरेक्टली उस राशि का, मान लो कोई राशि p है तो p का 21% निकाल लो, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लोगे। ठीक है, वही है 21% आया कहाँ से, तो सक्सेसिव लगा दिया मैंने 2 बार। अगर मान लो ये बोला जाता कि 3 साल, तो मान लो कोई राशि p है और 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए क्या करता मैं, 2 साल का जो निकला है उसमें तीसरा वाला मतलब 10% और मल्टीप्लाई कर देता और ले लेता उसको, तो ये 0 0 गया, 2.1 हुआ और ये कितना हो गया, तो 31 और 33.3%। अगर मेरे पास कोई राशि p है और मैं 3 साल के लिए निवेश कर रहा हूँ, कितने प्रतिशत दर के साथ वार्षिक, 10% वार्षिक दर के साथ, जो ब्याज की दर है कितनी है, 10% है, वर्ष कितना है, 3 ईयर है, तो डायरेक्टली मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकता हूं। उस राशि का क्या कर देना है, सिर्फ 33.1% ले लेना है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, 2 साल का निकालना है तो उस राशि को आप जस्ट 21% बस ले लो, आंसर आ गया। 3 साल का निकालना है तो उस राशि का आप 33.1% ले लो। अब यहाँ पर किस राशि पर लग रहा है, तो 2x - 3,000 रुपये का निवेश किया, मतलब यहाँ मूलधन क्या है, तो 2x - 3,000 रुपये। 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है तो इतने का 33.1%। ठीक है, ये हमने क्या निकाला, तो ये है अश्वरुण द्वारा अर्जित ब्याज, अश्वरुण द्वारा अर्जित ब्याज, ये लो। तो अभी हमने क्या निकाला है, मनोज द्वारा अर्जित साधारण ब्याज और अश्वरुण द्वारा अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्वेश्चन कहता है आगे कि यदि मनोज द्वारा अर्जित ब्याज वरुण द्वारा, अच्छा ये अश्वरुण है या वरुण है जो भी है, यदि मनोज द्वारा अर्जित ब्याज वरुण द्वारा वर्जित ब्याज से 261 रुपये अधिक है, मतलब अधिक है किसका, मनोज का अधिक है, मतलब ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, इसका मतलब क्या होगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाएंगे तो कितना अधिक है, 261 अधिक है, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका 261 के। बस हमें निकालना क्या है फिर, x का मान ज्ञात करना है, बस हो गया, x का मान हम निकाल सकते हैं। x का 54%, देखो x का 54% माइनस 2x × 33.1 मतलब 66.2, मतलब कि x का 66.2% बोल सकता हूँ मैं, बिल्कुल, और ये माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 3000 को 33.1% से गुणा करना है, 3000 को 33.1, इसका मतलब मैं परसेंट है तो 100 करूँगा और यहाँ पर दशमलव है, हटाऊंगा तो 0 लगाऊंगा, इस प्रकार से 3 0 कट जाएगा और 331 गुणा 3 से करूँगा, 300 × 900, 31 × 93, 993, तो यह आ जाएगा आपका 993 और बराबर कितना है, 261। ठीक है ना। अब देखो 66.2 से 54 घटाना है मुझे, तो 66.2 से 54 घटाना है, घटा दो, कितना आएगा, 6 में 4 गया 2, 6 में 5 गया 1, 12.2%। तो एक्चुअल में इसका अब ये 66.2% बड़ा है ना 54 से, तो माइनस में आएगा, माइनस x का 12.2% प्लस 993 बराबर 661। ये अब x की वैल्यू निकालना है तो क्या करूँगा मैं, फिर से वही काम करता हूँ, माइनस x का 12.2%, 261 में से 993 को माइनस कर दूंगा, तो 261 माइनस 993 में से 261 को माइनस कर दूंगा, 3 में गया 2, 9 में 6 गया 3 और ये हो जाएगा आपका 732, तो ये हो गया आपका 732। अब सॉल्व करना इसे, ये आएगा माइनस में। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट, x का 12.2%, मतलब कि कैसे करेंगे इसको हम, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, x का 12.2 मतलब क्या मल्टीप्लाई ही है, तो 12.2% मतलब कि बटे 100 बराबर कितना हो गया, 732 हो गया। ठीक है, अब x निकालना है तो 732 गुणित 100 डिवाइड बाय 12.2, तो इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो 2 से काटो, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, ये हो जाएगा आपका 2 3 6, 1 2 छक्के 12, 1 2 छक्के 12। अब यहाँ से 6 छक्के 36, हाँ हो जाएगा ये 6 बार में, और ये बचा आपका 6 और कितने 0 है, 1 2 3, ये हो गया। तो x कितना था, तो 6000 रुपये था,
और इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, ये था आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मिक्स क्वेश्चन, जहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल स्लाइटली अप है, लेकिन इसको मैं पूरी तरीके से ऐसा नहीं बोल सकता कि ये बहुत ही ज़्यादा टफ है। इसको भी डुएबल क्वेश्चन की सेट कैटेगरी में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 3 साल बाद अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और एक निश्चित राशि पर 2 साल बाद अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ ब्याज लिखा है वो चक्रवृद्धि ब्याज ही है, अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 5,880 रुपये से भिन्न होता है यदि ब्याज की दर 16.67% है। ब्याज की दर 16.67% है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/6। तो मुझे कुछ मूलधन मानना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ ऐसे क्वेश्चन में जहाँ मुझे मूलधन ना दिया हो, दर दिया है मात्र, तो मैं क्या करूँगा, 3 साल वाला यहाँ पर कुछ ना कुछ सीन बन रहा है, 3 साल वाला केस है, तो मैं क्या करूँगा, इसका हर कितना है, 6 है, तो 6 का क्यूब ले लूँगा मैं। 216 को मैं क्या करता हूँ, P मान लेता हूँ। ठीक है, तो 216 को मैंने मान लिया P। अब याद रखिए किस प्रकार से ट्री मेथड से हम बनाते थे। जो पहला प्लेस आता था, ठीक है, वहाँ आता था P का R%, P का R%, तो P का R% कहने का मतलब कितना, 1/6। तो ऐसा करने से क्या होगा, 216 का 1/6 मतलब कि कितना जाएगा, ये 36। तो इस प्लेस में यहाँ 36 लिखूंगा, 3 साल का है तो यहाँ 36 लिखूंगा और यहाँ 36 लिखूंगा। क्लियर। उसके बाद इस प्लेस में क्या आता है, इस प्लेस में क्या आता है, तो 36 का R%, तो 36 का R% कहने का मतलब 1/6 मतलब कि 6 आएगा। तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। अब फिर इस प्लेस पे क्या आता है, 6 का R%, तो 6 का R% कहने का मतलब 1/6 मतलब कितना, 1। ये हो गया अपना ट्री मेथड 3 साल के लिए। अब ये जो कंप्लीट आया है, ये क्या है, टोटल क्या है, CI है, क्या है, CI है। क्लियर। और अगर देखा जाए ये वाला रो जो बता रहा है आपको, ठीक है ना, ये वाला जो रो बता रहा है ये 3 साल का क्या है, तो SI है। ठीक है, फिलहाल हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि 3 साल बाद अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और एक निश्चित राशि पर 2 साल बाद अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 5,880 रुपये से भिन्न होता है। 3 साल बाद अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ये पूरा है। अगर मान लो ये बोला होता कि 2 साल बाद का अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो कितना होता, मात्र मैं यहाँ तक आता कि नहीं, मैं तीसरा रो क्यों बनाता। जब 2 साल का बोला जाता चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करने के लिए, तो मैं मात्र इतना ही ट्री मेथड से इतना ही मैंने ड्रॉ किया होता। तो 3 साल का ये पूरा है, 2 साल का ये वाला हिस्सा है, तो दोनों का अंतर को यहाँ रेशियो में कौन बता रहा है, ये बता रहा है अंतर को। क्लियर। कितना है, 36 6 42, 42 48 और 49। तो ये 49 रेशियो एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना दिया है, 5,880 रुपये से भिन्न है, 5,880 रुपये से भिन्न है। बस एक रेशियो की वैल्यू निकाल लो, कितना जाएगा, 5,880 डिवाइड बाय 49, तो 49 से कम 49, कितना बचा, 9 मतलब कि 49 दूनी 98, 120 रुपये। एक रेशियो बराबर 120 रुपये। तो मूल राशि क्या है, मूल राशि क्या माने थे हमने, 216 तो 216 इंटू 120 हो जाएगा। ये 1 0 लगा दो पहले, 12 6 72 का 2 असलाई 7, 12 कम 12 7 19 का 9 असलाई 1, 12 2 24 25, 25,920 रुपये ये थी मूल राशि। और ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू और सोमू की मासिक आय का अनुपात 4:7 है। मतलब कि इनकम का रेशियो कितना है, 4:7। उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:5 है। मतलब एक्सपेंडिचर कितना है, 3:5। तो हमें बताना है सेविंग। ठीक है, मासिक बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल है ये क्वेश्चन, वैसे उतना ज़्यादा वो नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन क्या है, यदि सोमू अपनी आय का 1/3 बचाता है, आय कितनी है, ये रामू ये सोमू, सोमू अपनी आय का 1/3 बचाता है, तो क्यों ना मैं उसको 3 के मल्टीपल में ही कर देता हूं। अगर 7 का 1/3 निकालने से अच्छा क्या हो जाएगा, आप इसको 4:7 है, क्यों ना इसको मैं इस प्रकार से लिख लेता हूं, 4:7 ना होकर के ये हो गया 12:21।
कोई फर्क पड़ता है क्या इससे? समान संख्या का मल्टीप्लाई किया है, रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? अब 21 का 1/3 उसने क्या किया है? बचाया है, मतलब सेविंग में आएगा ये। 21 का 1/3 कितना होगा? 7 रुपये होगा। तो 7 रुपये बचाया है, मतलब कितना खर्च किया है? तो 14 रुपये खर्च किया है। होगा कि नहीं? 21 है, उसमें से 1/3 बचाया, 7 बचाया, तो खर्च कितना किया? 14 रुपये खर्च किया। यहाँ पर कितना दिखा रहा है? 5 रुपये दिखा रहा है। कितना होना चाहिए? 14 रुपये होना चाहिए। तो इस 5 को 14 रुपये कर सकते हैं क्या अपन? बिल्कुल कर सकते हैं। 5 को 14 रुपये कैसे करूँगा? 14/5 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ 14/5 से मल्टीप्लाई किया हूँ, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। अब निकालना क्या है हमें? तो उनकी मासिक आय का बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। हो गया। इन दोनों का डिफरेंस 7 आया था। जितना कमाया, जितना खर्च किया, तो बचाया कितना? 7 बचाया। यहाँ पर 12 कमाया, 14 दिया, 42/5 खर्च किया, तो 12 में से 42/5 इसको कम कर दो, सेविंग मिल जाएगा। रेशो निकाल लो। 12×5 60 में से 42 गया तो 18/5। 18/5 रेशियो 7, तो 7×5 35 हो जाएगा ये। तो 18/35 ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चीज़ों को समझ के वैल्यूज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं रेशियो वाले क्वेश्चन में, जहाँ पर जो हमको इजी लगे। ठीक है ना? अगर 1/4 बोला होता तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम नेक्स्ट हाई लेवल क्वेश्चन में कुछ अलग क्वेश्चन लेके आएंगे। क्वेश्चन मिक्स्ड रहेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या है? 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात ज्ञात करना है। यदि ब्याज की दर 19% प्रतिवर्ष है, मतलब केवल और केवल हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और किसी प्रकार का कोई भी डाटा नहीं दिया है, और हमको निकालना है अनुपात। 2 साल का CI और SI का डिफरेंस, 3 साल का CI और SI का डिफरेंस, और उनके बीच रेशियो क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हमें कुछ भी नहीं दिया है, हम क्या करते हैं? एक वैल्यू एज्यूम करते हैं। अब जरूरी नहीं है हमेशा 1000, 100, 2, 3, 1 ऐसा ही एज्यूम करो। हम जानते हैं हमें हमारे ट्री मेथड से कि अगर मैं 3 साल का बनाता हूं तो मेरे जो प्लेसेस बनते हैं किस प्रकार से बनते हैं? ये ऐसे कुछ प्लेसेस बनते हैं। जिन्होंने ट्री मेथड मुझसे पढ़ा है ये मेथड अच्छे से जानते होंगे, और यहाँ मैंने जो प्लेसेस छोड़े हैं, मैंने क्यों छोड़े हैं, उनको समझ में आ गया होगा। क्या होता है? यहाँ वाली जो वैल्यूज़ होती है वो क्या होती है? सेम होती है। तो मैं ए अगर पहली वैल्यू मान रहा हूं तो सभी की सभी वैल्यू को मैं ए ही मानूंगा। क्लियर? अब यहां पर जो वैल्यू होती है वो ए का R% होती है। जैसे कि मैंने अभी 1-2 क्वेश्चन पहले बताया हूं कि यहां जो वैल्यू आती है वो इसका R% होती है। तो ए का R% मान लेता हूं, ए का R% क्या है? B है। और यहां जो वैल्यू होगी वो यहां पर होगी और यहां भी होती है। ठीक है, तीनों की तीनों वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। यहाँ कौन सी वाली वैल्यू आती है? याद करो। तो B का अगर मैं R% लेता हूं तब मुझे मिलेगा C। C मतलब मैंने मान लिया, B मतलब वो भी मैंने माना, ये भी माना मैंने। ये वैल्यू बराबर होगी, ये वैल्यू, 3 वैल्यू बराबर होती है और ये अलग होती है बाकी सबसे। क्लियर है? अच्छा, अब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अगर मुझसे यहाँ बोला जाए तो क्या होगा? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। फिलहाल जब 2 साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है तो फिर ये वाला रो एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि नहीं? ये वाला रो एग्जिस्ट ही, ये वाला जो कॉलम है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। केवल और केवल हमारी कहानी, हमारी जो बात है यहाँ तक सीमित होगी कि मुझे 3 साल तक नहीं जाना है, केवल 2 साल तक जाना है। तो 2 साल में मेरा केवल और केवल इतना ही ट्री ड्रॉ होता, और यहाँ पर डिफरेंस किसको बताता? देखो अभी आप लोग ये जो कॉलम है इसको टोटल इग्नोर करो और केवल इस पर फोकस करो। अगर मैंने ये ट्री ड्रॉ किया है तो ये वाला रो किसको बताता है? SI को बताता है, मैंने कहा। और ये पूरा का पूरा किसको बताता है? CI को बताता है। पूरा का पूरा CI है और ये वाला पार्ट SI है। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस क्या है? B है कि नहीं? देखो पूरा का पूरा CI है, मतलब कि 2A + B, ये पूरा का पूरा क्या है? CI है। और SI क्या है? ये वाला रो 2A। तो 2A + B - 2A कटपिट के क्या आएगा? B ही आएगा। इसका मतलब 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है? यहाँ पर केवल और केवल B है। बस अब बात आती है 3 साल के में। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर, 3 साल का मतलब ये पूरा है। ठीक है, उसमें ये पूरा का पूरा रो क्या है? SI है। ठीक है, पूरा का पूरा रो क्या है? SI है। और ये जो पूरा कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट है, ये क्या है? CI है। इसका मतलब मैं SI को हटा दूं,
अगर मैं SI वाले को हटा दूं तो ये वाला पार्ट जो मेरे पास बचेगा, ये क्या बचेगा, डिफरेंस ही बचेगा, बचेगा कि नहीं। पूरा का पूरा CI, ये वाला SI, ठीक है ना, पूरा का पूरा CI, उस पूरे में से मैंने SI वाले पार्ट को अलग निकाल दिया, तो ये वाला जो पार्ट बचा है ये क्या बचा है, दोनों का डिफरेंस ही जो बचा है। तो डिफरेंस कितना है, B प्लस B प्लस B, टोटल कितना जाएगा 3B, और ये C, 3B प्लस C। और यही हमको पूछा था, रेशियो निकालना है तो रेशियो लगा दो, तो B अपॉन 3B प्लस C। लेकिन बात ये आती है कि यहाँ ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ठीक है, हमको एक चीज़ दिया था वही काफ़ी हमारे लिए। यदि ब्याज की दर 19% प्रति वर्ष है, 19% प्रति वर्ष है, देखिए कभी भी अगर आप कोई भी वैल्यू निकालेंगे, A का अगर मैं B आया है तो कैसे आया है, मैंने कहा था आपसे A का R% लूंगा तो B आएगा, और यहाँ R% कितना है, 19% है। लेकिन यहाँ हमें A का तो कोई खेल ही नहीं है हमारे रेशियो में, A कहीं नजर आ रहा है क्या, नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ सॉल्व करूँगा। अगर B का मैं R% लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, C मिलेगा। B का R% लूंगा तो C मिलेगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझो, B का R% लूंगा तो C मिलेगा, मतलब B का R% 19%, मतलब 19/100 लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, C मिलेगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि B अपॉन C यहाँ आ जाएगा, मान लो इधर से, और ये 100 चले जाएगा ऊपर और 19 आ जाएगा नीचे। तो इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो जाएगा, B अपॉन C बराबर 100 अपॉन 19। B बराबर क्या है यहाँ 100, C बराबर क्या है यहाँ पर 19 है, तो यहाँ वैल्यू रख दो, B बराबर 100 और C बराबर 19। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 100/319। कहाँ है, ऑप्शन ए। ये लो, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। तो अगर इस प्रकार के सॉल्यूशन आज की क्लास के आपको पसंद आया, क्वेश्चन का जो स्तर पसंद आया है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास जो लूँगा वो मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की एक सीरीज ले लूँगा, मतलब कि सेकंड पार्ट ले लूँगा, और उसके बाद फिर पटवारी का जो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन चल रहा था वो तो चलेगा ही, और 2 क्लास के बाद फिर से एक बार हाई लेवल का क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और पटवारी के टेस्ट सीरीज जिन्होंने परचेस नहीं किया है बिल्कुल परचेस करके टेस्ट दीजिए, और क्वेश्चन का जो लेवल है आपको थोड़ा सा उसमें स्लाइटली अप मिलेगा, तो प्रैक्टिस अच्छी होगी उससे, आपकी पेपर आपको ईजी लगेगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट भी सही होगा उससे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।